की तेलंगाना से एक बड़ी अहम खबर आ रही है। एमआईएम के लीडर की सरेआम फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। जी हां, तेलंगाना में एमआईएम लीडर की सरेआम फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। आदिलाबाद एमआईएम जिला सदर मोहम्मद फारूक अहमद ने की फायरिंग। आदिलाबाद के मोहल्ला टाटीगुड़ा का वाकया। सैयद मन्नान, साबिक काउंसलर सैयद जमीर, सैयद मोहतसिम जख्मी। जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने फारूक अहमद को हिरासत में लिया है। जख्मियों का ताल्लुक टीआरएस पार्टी से बताया गया। जी हां, एमआईएम के लीडर की सरेआम फायरिंग, तेलंगाना से बड़ी खबर। 3 अफराद जख्मी हुए। आदिलाबाद एमआईएम जिला सदर मोहम्मद फारूक अहमद ने फायरिंग की है। टाटीगुड़ा इलाके का यह वाक़या आदिलाबाद के, जिसमें सैयद मनान, साबिक काउंसलर सैयद जमीर, सैयद मोहतसिम जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। पुलिस ने फारूक अहमद को हिरासत में लिया। जो जख्मी हुए हैं उन जख्मियों का ताल्लुक टीआरएस पार्टी से बताया जा रहा है। एमआईएम के लीडर ने सरेआम फायरिंग की, जिसमें टीआरएस के 3 लोग जख्मी हो गए हैं। टीआरएस पार्टी के 3 अफराद जख्मी हुए हैं। आदिलाबाद एमआईएम जिला सदर मोहम्मद फारूक अहमद ने फायरिंग की। आदिलाबाद के मोहल्ला टाटीगुड़ा का वाकया है, जिसमें सैयद मन्नान, साबिक काउंसलर सैयद जमीर, सैयद मोहतसिम जख्मी हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने फारूक अहमद को हिरासत में लिया है और जख्मियों का जो ताल्लुक है वो टीआरएस पार्टी से बताया गया है, जिस पर एमआईएम लीडर ने सरेआम फायरिंग की है। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सरेआम फायरिंग की एमआईएम के लीडर ने। आदिलाबाद के इलाके का यह वाकया है। टाटीगुड़ा में, आदिलाबाद के मोहल्ला टाटीगुड़ा में वाकया पेश आया है, जिसमें एमआईएम के लीडर मोहम्मद फारूक अहमद ने अंधाधुन फायरिंग की है, जिसमें सैयद मन्नान, साबिक काउंसलर सैयद जमीर, सैयद मोहतसिम, जो कि टीआरएस के बताए जा रहे हैं, जख्मी हो गए हैं। और आगे बढ़ेंगे। हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामले में सीबीआई ने आज SC/ST कोर्ट में 4 मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। 4 मुलजिमों पर इस्मत रेजी और कत्ल का इल्जाम है। मुलजिमों के वकील के मुताबिक सीबीआई मुतासरा के भाई को साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए गुजरात लेकर जाएगी। वाज़ेह के हाथरस मामले में मुतासरा के भाई ने ही FIR दर्ज कराई थी। जो संदीप जो पहले इन्होंने नामजद किया था, उसके बाद रवि को नामजद किया, उसके बाद और अलग बयान हुए, उनमें फिर 2 लवकुश और रामू को और बढ़ाया गया था। लेकिन पुलिस ने, सीबीआई ने ये पाया कि क्योंकि डायरेक्ट डिक्लेरेशन है उसमें, जो लास्ट का 22 तारीख वाला बयान है, उसको बेस मानते हुए उन्होंने कहा ये कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं निर्णय, और चार्जशीट 4 के खिलाफ दाखिल कर दिए। और आज किन धाराओं में किया है सर? अच्छा, किन धाराओं में किया है सर? ये 325 SC/ST एक्ट है, 354 है, 376A, 376D। अच्छा, हत्या 302 में सर। मेरठ में गैर कानूनी हथियारों की फैक्ट्री का इंकशाफ हुआ। STF की टीम ने मेरठ के नौचंदी थाना इलाके के एक मकान में छापा मारकर गैर कानूनी तरीके से तमंचे, पिस्तौल और रिवॉल्वर तैयार करने वाली इस फैक्ट्री का इंकशाफ किया और बड़ी तादाद में अधूरे और बने हुए हथियार बरामद किए। STF ने इस फैक्ट्री से 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। रईस और शमशाद नाम के इन मुलजमीन का पहले ही हथियार स्मगलिंग में मुजरिमाना रिकॉर्ड है। STF के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से तैयार किए जा रहे देसी हथियारों को दिल्ली और NCR इलाके में सप्लाई किया जा रहा था। थाना क्षेत्र के अंतर्गत STF और मेरठ पुलिस दोनों के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 असलाह तस्कर पकड़े गए, जिनसे 19 तमंचे, 3 पिस्टल और 2 रिवॉल्वर बरामद हुआ। और ये काफ़ी दिनों से आम अवैध असलहे बना के और इधर दिल्ली, NCR और मेरठ के आसपास के जनपदों में बेचने का काम करते हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने एक मरतबा फिर मुसलमानों को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया है। साक्षी महाराज ने मुसलमानों का अक़लियती दर्जा खत्म किए जाने की मांग की। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने दलील दी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से ज्यादा है। कांग्रेस ने बयान पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए बीजेपी पर मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्जाम लगाया। ख्याल है कि साक्षी महाराज अक्सर अपने मुतनाज़ा बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। और हिंदुस्तान में 32 करोड़ मुसलमान, तो आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अपनी सरकार से
विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार धार्मिक ध्रुवीकरण करने का खेल खेलती रहती है। हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान जैसे शब्दों के आधार पर ही वो सत्ता को पाने का खेल किया करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद ये भूल रही है कि भारतीय मुसलमान भारत के अंग हैं। बार बार उनको तरह तरह से प्रताड़ित करने और उनके खिलाफ बयान देने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों का भी इस देश पर उतना ही। 18 दिसंबर की तारीख आलमी यौम अक़लियती हुकूक़ से मंसूब है। आज मेरठ में महकमे अक़लियती फलाह बहबूद की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मेरठ के मनसूबिया अरबी कॉलेज में मुनक़दा प्रोग्राम में मौजूद महकमे के जिम्मेदार अफसरान के अलावा अक़लियती समाज के दानिश्वर शख्सियत ने अक़लियतों की बुनियादी और समाजी ज़रूरियात से मुताल्लिक़ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश्वरों के मुताबिक सरकारी सतह पर फलाही स्कीमों के ज़रिए अक़लियतों को इमदाद फराहम कराने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन स्कीमों का मुकम्मल तौर पर निफाज नहीं हो पाता है। समय केवाईसी को लेकर अभियान चला हुआ है, जिसमें सारे स्कूल्स को रजिस्टर किया जा रहा है भारत सरकार के पोर्टल पर। तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए हमने सभी स्कूल्स की बाकायदा बैठक कराई है। स्कूल्स की, मदरसों की मीटिंग हुई है। उनको इन स्कीम्स के बारे में विस्तार से उन्हें बताया गया है और उन्हें हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स इस स्कीम के अंदर भरवाएं। इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए अधिक से अधिक कार्य किए जाएं और डोर टू डोर या मदरसे हैं या गुरुद्वारे हैं या चर्च है या बौद्धिस्ट धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं उन पर होर्डिंग लगाए जाएं और लोगों को प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि ये पता चले कि हमारे लिए क्या योजना सरकार दे रही है और क्या लाभ हमें मिलता है। औरत और मर्द के अलावा तीसरा तबका ख्वाजा सराओं का भी है, जिनका अपना अलग समाज और जिंदगी होते हुए भी वो हमारे समाज का ही हिस्सा होते हैं। मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में अपने समाज के दायरे में रहने वाले ख्वाजा सराओं का भी अपना एक निज़ाम होता है और इसी निज़ाम के तहत उनकी पूरी ज़िंदगी और कारोबार का दारोमदार होता है। वक्फे वक्फे से उनके सेमिनारों का इनेकाद भी किया जाता है, जिसमें ख्वाजा सराओं के आपसी मसाइल हल किए जाते हैं। मगरबी यूपी में खाब पंचायतों की तरह उनके अपने गिरोह और गुरु होते हैं। किसी ख्वाजा सरा के इंतकाल पर ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया जाता है और गिरोह के मुखिया गुरु के गुजरने के बाद उसकी जानशीन का इंतखाब करते हैं। ख्वाजा सराओं का ऐसा ही एक इजलास इन दिनों मेरठ में भी मुनक्किद किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों से आए ख्वाजा सराओं ने अपने आपसी मामलात के हल के साथ कोरोना वबा के जल्द खात्मे की भी दुआ की। सब करते हैं बच्चे वालों की शांति के लिए, दुआ के लिए, समझ गए। और जो कुछ भी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, सब बच्चे वालों का खाते कमाते हैं, बच्चे वालों की दुआ करते हैं। ये इतने किन्नर आए हैं, सब बच्चे वालों के लिए दुआ कर रहे हैं। मेरे किन्नर आए हैं दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, समझे, और पंजाब से, हरियाणा से, सब जगह से आए हैं। हमारी कोई दिक्कत परेशानियां होती हैं, किसी का कोई रगड़ा होता है इलाकों का, या किसी की कोई बेइज्जती करता है, उसकी समस्याएं, उसकी उलझने सारी हमारी पंच बिरादर सुलझाती है। कोरोना के दौर में तालीमी इदारों की जानिब से बकाया फीस का मुतालबा तलबा पर मुसलसल बोझ डाल रहा है। इस ताल्लुक से अब NSUI ने मोर्चा खोल दिया है और ऐलान किया कि अगर कोई भी इदारा ट्यूशन फीस के अलावा कोई दीगर फीस तलब करता है तो उन्हें बताएं, वो उनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। इस ताल्लुक से NSUI ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। आज तलबा लीडर एडवोकेट ज़ियाउर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर प्राइवेट तालीमी इदारों ने फीस के नाम पर तलबा का इस्तेहसाल किया तो हम कॉलेजों को बंद कराने के साथ सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। और एक आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। हमने 3 हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं जिन पर छात्र अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। हम उनकी आवाज़ हर स्तर पर उठाएंगे। NSUI अलीगढ़ का खुला चैलेंज है निजी कॉलेजों को, निजी शिक्षण संस्थानों को, अगर कोरोना लॉकडाउन के समय की ट्यूशन फीस के अलावा अगर आप हॉस्टल फीस, ट्रांसपोर्ट फीस या लाइब्रेरी फीस या और विभिन्न तरीके से छात्रों को लूटने का काम करेंगे तो हम लोग कॉलेजों को बंद कराने का काम करेंगे, सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। और हमारी साथ के साथ सीधे सीधे मोदी सरकार जी से, योगी से और जिला प्रशासन से ये आह्वान है कि जो कुकुर मुत्ते की तरह दुकानें खुल गई हैं निजी शिक्षण संस्थानों की, अवैध कॉलेजों की, फर्जी कॉलेजों की भरमार है, जो छात्रों को ठग रहे हैं, उनके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाई जाए
अन्यथा एनएसयूआई के लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम करेंगे। साबिक मेंबर पार्लियामेंट व समाजवादी पार्टी के लीडर चौधरी विजेंद्र सिंह ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से एएमयू को 1000 करोड़ रुपए का खुसूसी पैकेज देने का मुतालबा किया ताकि यूनिवर्सिटी के सेंटरों को फायदा पहुंच सके। उन्होंने कहा कि जिस इदारे की सदी तकरीब के जलसे से वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे, उसी इदारे पर भारतीय जनता पार्टी के मकामी लीडरान बिलखसूस मेंबर पार्लियामेंट सतीश गौतम मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते हुए उसकी छवि को खराब करने का काम करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का 22 तारीख का संबोधन उन लोगों के मुंह पर खुला तमाचा है जो इस यूनिवर्सिटी को बदनाम करके विवादास्पद बना करके वोटों की खेती करना चाहते हैं। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि देश की मोहब्बत पैगाम के लिए, एकता की ताकत के लिए यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ का पैकेज अलग से आवंटित करें जो इनके सेंटरों को उसमें विकास के काम आए। और इन लोगों को सबक लेना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, तो हमें इस तरीके से बचना चाहिए, चाहे वो जिन्ना की तस्वीर का प्रकरण हो, चाहे जिन्ना की तस्वीर को रेल से भेजने का मैटर हो, चाहे उसके स्वरूप को बदलने का मामला हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सदी तकरीबात के ताल्लुक से पूरे कैंपस को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस इदारे ने 1 दिसंबर 2020 को अपने 100 साल मुकम्मल किए थे। वहीं 17 दिसंबर 1920 को एएमयू का पहला तहनीती जलसा मुनक्किद हुआ था। इस ताल्लुक से पूरे कैंपस को सजाने के अहकामात एएमयू इंतजामिया ने दिए थे और कई दिन की मेहनत के बाद पूरा कैंपस दुल्हन की तरह सजकर तैयार है, जहां तलबा और दीगर अलीग बिरादरी पहुंचकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए इन तारीखी लम्हात को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटेनरी सेलिब्रेशन, जो कि एक लैंडमार्क होता है अचीवमेंट का इन द हिस्ट्री ऑफ किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो बहुत ही जोश और खरोश से हम लोग बना रहे हैं। और पैंडमिक कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करते हुए वेबिनार, सेमिनार, सिम्पोजियम्स हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी को सजाया संवारा जा रहा है, सफाई सुथराई हुई है, एक नया फेसलिफ्ट करा जा रहा है। और जो हमारे यहाँ की लैंडमार्क बिल्डिंग्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, बाब सैयद है, सेंटेनरी गेट है, इंजीनियरिंग कॉलेज रोड से पॉलिटेक्निक तक, मॉरिसन कोर्ट, विक्टोरिया गेट, यूनिवर्सिटी मॉस्क, स्ट्रेची हॉल, सर सैयद हाउस, ये हम इसे पूरा चिरागा रोशन कर रहे हैं और बहुत खूबसूरती के साथ तरह तरह रंग बिरंगी लाइटों से इसे सजाया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनने वाले वैक्सीन किस तरह रखा जाएगा, वैक्सीन स्टोर बॉक्स किस तरह के होंगे, इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने मेडिकल के डिप्टी सीईओ से खास बातचीत की। पूरे देशवासियों को इंतजार है कोरोना वैक्सीन का और इस मामले में लगातार जो है कई कंपनियां काम कर रही हैं और इस मामले में देश में जल्द ही कुछ बहुत बड़ी जो खुशखबरी वो मिल सकती है। और इस वक्त में आपको दिखाना चाहेंगे एक विशेष बॉक्स का। ये बॉक्स विदेश से मंगवाया गया है और इसमें ही बाकायदा वो जो वैक्सीन है उसको रखा जाएगा। इसके जो टेम्परेचर है वो विशेष टेम्परेचर के साथ में इसको रखा जाएगा। बड़े बड़े बॉक्स जो है इसको देखा जा सकता है, जिसको मेक इन इंडिया के तहत बाकायदा बनवाया जा रहा है और विदेश से बाकायदा इसको जो इसकी जो तकनीक है उसको समझने के बाद देश के अंदर में बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन किस तरह से वैक्सीन को रखा जाएगा, किस तरह से इस मामले पर काम चल रहा है, कुछ फॉरेन डेलीगेट्स भी आए हुए हैं और ये बाकायदा इन सब तमाम मसलों पर बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन इस मामले पे हमारे साथ में दोषी जी हैं, बाकायदा बताएंगे कि जो विदेश से डेलीगेट्स भी आए हैं, आपकी जो कंपनी काम कर रही है तो किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से बाकायदा इस मसलों को देख रहे हैं। देखिए, आज पूरी दुनिया में वैक्सीन की ज़रूरत है, लेकिन આજે આખા દુનિયાભરમાં વેક્સિનની જરૂરત છે, પણ વેક્સિન આવે એ ખાલી શરૂઆત છે। વેક્સિન આવે એના પછી એને દેશના હર કોર્નરમાં લઈ જવાનું, હર નાગરિક પાસે એ વેક્સિન આપવાની એ બહુ મુશ્કેલ કાર્ય છે, કારણ કે ખાલી એક જ રીઝન છે, કારણ કે ફક્ત વેક્સિન બહુ જ ટેમ્પરેચર સેન્સિટિવ હોય છે। એટલે હવે તમે ફાઇઝરની વેક્સિન છે એ -70 ડિગ્રી સ્ટોરેજ કરવી પડે, કે મોડર્ના કે સ્પુટનિક જે રશિયન વેક્સિન છે એને -20 ડિગ્રી પર સ્ટોર કરવું પડે, બીજી વેક્સિન છે 2 to 8 ડિગ્રીઝ પર સ્ટોર કરવું પડે। અને તમે વિચારો કે જ્યારે બહારનું તાપમાન છે 40 ડિગ્રી અને ફ્રિજની અંદર હોવું જોઈએ ટેમ્પરેચર -70, એટલે બહાર અને અંદરની વચ્ચે 120-130 ડિગ્રીનો ડિફરન્સ હોવું જોઈએ। તો એ મેન્ટેન કરવાનું બહુ જ મુશ્કેલ છે
ગામમાં જઈને એ મેન્ટેન કરવાનું. અને અમારી કંપની એવી એક જ કંપની છે માત્ર પૂરા વિશ્વમાં જે આ કરી શકે છે. કોઈ પણ વેક્સિન માટે કશે પણ અમે સોલ્यूशन પ્રોવાઈડ કરી શકીએ છીએ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ देशों के साथ में बकायदा उन्होंने बातचीत भी किया था समिट के, एक वर्चुअल समिट के द्वारा, और उसके बाद बातचीत हुई. तो किस तरह से किन किन देशों के साथ बातचीत हुई, किस तरह से बकायदा इस मामले पर जो आप जानकारी देना चाहेंगे? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महीना पहला एक समिट થઈ હતી લક્ઝમબર્ગના પ્રધાનમંત્રી બેટલ સાથે. તો એ વર્ચ્યુઅલ બાયલેટરલ સમિટ હતી ખાલી બંને નેતાઓની વચ્ચે. અને ત્યાં લક્ઝમબર્ગના પ્રધાનમંત્રીએ ઓફર કર્યું કે લક્ઝમબર્ગની એક કંપની છે જે વિશ્વ લીડર છે અને એ લોકો ભારતમાં આવવા માંગે છે અને ભારતમાં મદદ કરવા માંગે છે કોવિડની ફાઇટ સામે. આ સીઈઓ છે એ કંપનીના લુક પ્રવોસ્ટ અને હું ડેપ્યુટી સીઈઓ છું જેસલ ડોશી. અમે બંને લક્ઝમબર્ગ જ રહીએ છીએ. હું ગુજરાતી છું પણ લક્ઝમબર્ગમાં રહું છું. અને અમે બંને 2 વીકથી ઇન્ડિયામાં છે. અમે ઇન્ડિયામાં ખૂબ ભ્રમણ કર્યું. પહેલાં દિલ્હીથી ચાલુ કર્યું, એના પછી અમે હૈદરાબાદ ગયા, એના પછી બોમ્બે ગયા, એના પછી અમદાવાદ, ગુજરાતના ઘણા ભાગમાં ગયા અને પાછા આજે દિલ્હી આવ્યા છે. તો માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદીજીની ઈચ્છા હતી કે આવી ખૂબ જ સરસ કંપની છે તો આ કંપનીની ટેકનોલોજી ઇન્ડિયામાં આવી જોઈએ, ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર થવું જોઈએ અને આત્મનિર્ભર ભારતની અંદર આ કંપનીએ ઇન્ડિયામાં મેક ઇન પ્રોડક્શન ચાલુ કરવું જોઈએ. તો આજે મને ખૂબ જ ગર્વ છે કે અમે ડિસિઝન લઈ લીધું છે અને એમને ટાર્ગેટ આપેલો કે માર્ચ 2021માં ચાલુ કરવાનું પ્રોડક્શન. અને અમે એકચ્યુઅલી માર્ચ નહીં ફેબ્રુઆરી 21માં પ્રોડક્શન ચાલુ કરી લેશું, એટલે માત્ર 2 મહિનામાં. તો એ મારા માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે કે હું ભારતીય થઈને આ કંપની સાથે ભારતની મદદ કરી શકીશ કોવિડની फाइट સામે. कह सकते हैं कि जल्द ही देश में वैक्सीन तमाम गांव और शहर में उपलब्ध हो जाएगा. બિલકુલ. આ બહુ મુશ્કેલ કાર્ય છે પણ અમે દુનિયાના 140 દેશોમાં આ વેચીએ છીએ અને વેચવા કરતાં અમે વધારે મદદ કરીએ છીએ કારણ કે આજે જે કાર્ય છે એ માનવતાનું કાર્ય છે. કારણ કે આજે આખા વિશ્વમાં આને જરૂરત છે. એટલે અમારી એવી જ ઈચ્છા છે કે અમે દેશોની મદદ કરીએ, લોકોની મદદ કરીએ અને લાઈવ્સ બચાવીએ. એટલે મને ખૂબ જ આશા છે કે જલ્દ સે જલ્દ આ કોવિડ જતું રહે અને વેક્સિન બધાને મળે અને આપણે પાછી નોર્મલ જિંદગી જીવી શકીએ. निश्चित तौर पर जैसा दोषी जी कह रहे थे कि अब जितना जल्द से जल्द देश से कोरोना खत्म हो और जल्द से जल्द लोगों को उनके सेहत के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो, उसके लिए तमाम कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं. और ये पूरा जो कार्य किया जा रहा है वो आत्मनिर्भर भारत के तहत और इस मामले पर मेक इन इंडिया के तहत बाकायदा किया जा रहा है. वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली. और अब रुख करेंगे बिहार की खबरों का. नजर हेडलाइंस पर. बिहार के स्कूलों में 4 जनवरी से शुरू होगी 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस. 15 दिनों के बाद होगी जायजा मीटिंग. हॉस्टल और कोचिंग सेंटर्स भी खुलेंगे. बिहार में निजी स्कूलों के असातिज़ा की हालत खस्ता. गुज़श्ता कई महीनों से दाने दाने को मोहताज. मुतालबात पूरे न होने की सूरत में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने सड़क पर उतरने का दिया इंतबाह. खुशी के मौके पर फायरिंग के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का असर. समस्तीपुर के एसपी ने दिया एफआईआर का हुक्म. हथियार का लाइसेंस रद्द करने की भी होगी कार्रवाई. बिहार में 4 जनवरी से स्कूल खुलेंगे. फिलहाल 9वीं से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई होगी. स्कूलों के साथ हॉस्टल और कोचिंग मराकिज भी खोले जाएंगे. रियासती हुकूमत की जानिब से तलबा को मास्क दिया जाएगा. 15 दिनों के बाद जायजा लिया जाएगा और फिर जूनियर सेक्शन खोलने पर तबादले ख्याल होगा. आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में यह फैसला लिया गया. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक थी जिसमें यह निर्णय हुआ है कि आगामी 4 जनवरी से स्कूल्स, कॉलेजेज और कोचिंग इंस्टीट्यूशन को फेजेज में हम लोग स्टार्ट करेंगे, खोलेंगे. जितने स्कूल्स हैं उसमें पहले हायर जो क्लासेस हैं 9th, 10th, 11th, 12th उनके लिए खोला जाएगा और कॉलेजेज में जो फाइनल ईयर है उसके लिए खोला जाएगा और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को खोले जाएंगे. और यह कहा गया है कि जो भी क्लासेस चलेंगे वो स्टैगर्ड चलेंगी.
मतलब अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चे एक दिन आएंगे, 25 बच्चे दूसरे दिन आएंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगा। और यह भी निर्णय लिया गया है कि उसके 15 दिन बाद से बाकी क्लासेस खुलेंगी। तो जैसे स्कूल्स में बाकी जो क्लासेस बच गए वो 18 जनवरी से खुलेंगे, कॉलेजेस में भी बाकी कक्षाएं उसके बाद खुलेंगी। तीसरा निर्णय ये लिया गया है कि स्कूल प्रशासन को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इन्फोर्स करना पड़ेगा, वो जरूर रखना पड़ेगा। और इसी क्रम में यह भी कहा गया है कि गवर्नमेंट के स्कूल जितने हैं वहां पर मास्क 2 मास्क फ्री हम लोग शिक्षा विभाग प्रोवाइड करेगा बच्चों को। और बाकी स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चे मास्क पहन कर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें। बिहार में अब निजी स्कूलों के असातिज़ा सड़क पर उतरेंगे। गुज़श्ता कई महीनों से दाने दाने को मोहताज असातिज़ा के पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने ऐलान किया कि जिस तरह किसानों ने दिल्ली को घेरा है उसी तरह से निजी स्कूलों के असातिज़ा पटना को घेरेंगे। पेश महफूज आलम की खास रिपोर्ट। पिछले 9 महीने से स्कूल बंद है। लगातार एसोसिएशन मुख्यमंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव से मांग की है। फीस जब नहीं आई तो हम लोग अपने स्टाफ्स को कुछ सैलरी दे नहीं सकते हैं। बिहार में तालीमी मेयार को बेहतर बनाने वाले निजी स्कूल इंतहाई खस्ताहाली के दौर से गुजर रहे हैं। लॉकडाउन की मुद्दत कार में निजी स्कूलों की कमर टूट गई है। स्कूल बंद हैं, फीस के पैसे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में काम करने वाले मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह गुजारा करना पड़ रहा है। पैसे की कमी के सबब कई असातिज़ा की मौत भी हो चुकी है। इससे नाराज प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने स्कूलों के मसले को हल करने के ताल्लुक से हुकूमत को 2 जनवरी तक का वक्त दिया है। हुकूमत अगर स्कूलों के मसले को हल नहीं करती है तो एसोसिएशन पटना में एहतजाज करेगा। जी, पिछले 9 महीनों से जो स्कूल्स बंद हैं तो जाहिर है कि स्कूल से जुड़े जितने भी लोग हैं, टीचर्स और उनकी फैमिली, सभी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि एक भी रुपया स्कूल में आया नहीं। पिछले 9 महीनों से कोई फ़ीस नहीं आई है, और फीस जब नहीं आई तो हम लोग अपने स्टाफ्स को कुछ सैलरी दे नहीं सकते हैं। और जाहिर है बच्चों के फ़ीस से ही हम लोग अपने स्टाफ्स को, अपने टीचर्स को सैलरी देते हैं, और जब फ़ीस नहीं आ रही है तो उन्हें नहीं दे सकते। इसकी वजह से हमारे टीचर्स, उनकी फैमिली भी सफ़र कर रही है। वजह है कि बिहार में करीब 25,000 निजी स्कूल हैं जिनमें लाखों लोग जुड़े हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने दावा किया है कि ज़्यादातर स्कूलों के पास पैसे नहीं हैं। एसोसिएशन ने हुकूमत से 4 चीज़ों का मुतालबा किया है। 2 जनवरी से स्कूलों को खोला जाए, स्कूलों की माली हालत दुरुस्त की जाए और स्पेशल मुराद दी जाए। राइट टू एजुकेशन के तहत तालीम हासिल कर रहे बच्चों का 4 साल की फीस अदा की जाए और स्कूलों के टैक्स को माफ़ किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो निजी स्कूलों के असातिज़ा सड़क पर उतरेंगे। मैंने 2 जनवरी का अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि 2 जनवरी तक ये सारी मांगे अगर नहीं मानते हैं तो बिहार के 25,000 प्राइवेट स्कूल के संचालक और उसमें लाखों टीचर जो काम कर रहे हैं, पूरे पटना को हम घेर लेंगे, जैसे दिल्ली को किसानों ने घेर रखा है, और इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। खास बात यह है कि लॉकडाउन और कोरोना के सबब आम लोगों की माली हालत खराब हुई है। नतीजे के तौर पर तलबा के सरपरस्त वक्त पर स्कूलों की फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं। उधर हुकूमत निजी स्कूलों को कोई सहूलत देती नजर नहीं आ रही है, जबकि निजी स्कूलों के इंतजामिया का कहना है कि वो तालीम के मामले में लगातार हुकूमत की मदद करते आए हैं। बावजूद इसके हुकूमत निजी स्कूलों को बंद करने की साजिश कर रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। स्कूली तलबा के दाखिले से लेकर अब इम्तिहान की घड़ी आ गई है, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चों को किताबें नहीं मिल सकी। सरकार के दावे के बावजूद आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 7,000 स्कूलों के तलबा किताबों से महरूम हैं। इन बच्चों में ऐसे गरीब तलबा भी शामिल हैं जो पढ़ाई से महरूमी के बाद मजदूरी करने पर मजबूर हैं। पटना के झोपड़पट्टी इलाके का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रजनीश कुमार ने।
सरकार ने भरोसा दिया था कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे अब भी किताब से वंचित हैं। खाते पर तो पैसे भेज दिए गए, लेकिन शिविर नहीं लगा, नतीजा किताबें नहीं खरीद सके। हम बात करते हैं। बाबू कहाँ पढ़ती हो? सरकारी स्कूल में। किताब कहाँ है? नहीं है। नहीं है? नहीं खरीदी हो? नहीं। क्यों? पैसा मिला है? टन लगा है इसलिए नहीं जा। खाता पर पैसा मिला? और परीक्षा कैसे दोगी बिना पढ़े हुए? मैम बोलेगी तब ना, खोलेगी तब ना स्कूल। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अंशु कुमार। बाबू कैसे पढ़ती हो? मनोहर बातें कीन कर पढ़ते हैं। मनोहर पोती से? कौन क्लास में पढ़ती हो? 2। तो कैसे किताब नहीं खरीदी अभी तक? नहीं। क्यों? अभी पैसा नहीं है। खाता पर तो पैसा आया ना? तो क्यों नहीं खरीदी? लॉकडाउन है इसलिए नहीं खेल रहे हैं। कैसे बिना पढ़े हुए कैसे परीक्षा दोगे? परीक्षा देंगे। क्या नाम हुआ? अंजल। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं और देखिए इंतजार कर रहे हैं कि स्कूल कब खुलेगी, लेकिन स्कूल खुलने का कोई फिलहाल चांस नहीं है। किताब खरीदा है कि नहीं बच्चा? बच्चा का किताब ये सब का क्या खरीदेगा? ऑनलाइन कहते हैं तो ये सब बचवा 10,000 का मोबाइल है, 20,000 का, उसको बाप माई रिक्शा ठेला वाला है तो कहाँ से देगा ऑनलाइन? जो बच्चे के पास व्हाट्सएप है, कुछ अगर पूछते हैं जो हम लोग से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, उसको हम जी रेगुलर। तो ये किताब जो है उसको लेकर शिविर कब लगा रहे हैं? शिविर जैसे ही आदेश आएगा विभाग से इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। नेटफ्लिक्स